लोगों के आंदोलन ने जोर पकड़ा और सोशल मीडिया पे जबरदस्त खिंचाई हुई सरकार की, तो सरकार ने मजबूरी में 2023 में दिसंबर में एसआईटी में कौन कौन ऑफिसर रहेंगे इसके नाम की घोषणा की। लेकिन वो तीनों ऑफिसर कुछ नहीं किया। अब सवाल है कि एसआईटी में मान लीजिए कि घोषणा हो गई, अब हर कदम पे देवेंद्र फडणवीस तो इनको रोक नहीं रहे थे, ये कुछ तो कदम बढ़ाते, कुछ तो जांच करते। या क्या देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें ये कह दिया कि मैंने आपको आपके नाम की घोषणा कर दी है, आप तब तक कुछ मत करना जब तक मैं आपको इशारा न करूं? ऐसी बात है। सवाल है कि एक वर्दी पहन करके कोई ऑफिसर किसकी ओथ लेता है? मुख्यमंत्री की ओथ नहीं लेता है, वो संविधान की ओथ लेता है। और संविधान का ओथ लेते समय वो ये स्वीकार करता है कि मुझे वर्दी की लाज रखनी है, मुझे न्याय के साथ खड़ा होना है, सत्य के साथ खड़ा होना है। अब नेता चाहे कोई भी हो, उन्होंने आपकी ड्यूटी लगा दी तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप जांच करना शुरू करेंगे और कल को उसी नेता को आप घेर लेंगे जो नेता आपको ये कह करके कहे हैं कि भाई आप जांच कीजिए। पब्लिक में आप ये काम जाकर के कर सकते थे और आप इंक्वायरी अपने हिसाब से चला सकते थे, आपने नहीं चलाई। आपको डर था, मतलब ये कि अपने पॉलिटिकल मास्टर का डर था, या आप अपने पुराने पॉलिटिकल मास्टर का हिसाब दे रहे थे, उनका ऋण चुकता कर रहे थे। और इसीलिए एक इंस्पेक्टर के बारे में तो नारायण राणे के नीतेश राणे ने, नारायण राणे के लड़के ने साफ साफ कहा कि चीमाजी आधव जो इंस्पेक्टर हैं मलवानी पुलिस स्टेशन में, जो डिप्यूटेड है, उनको जो एसआईटी में 3 सदस्यीय एसआईटी में उनका नाम रखा है, इस चीमाजी आधव की लॉयल्टी जो है वो उद्धव और आदित्य के प्रति है, इनको वहां से हटाना चाहिए, ये साफ साफ उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने भी डिमांड किया। और ये चीमाजी आधव हर हियरिंग पर अदालत में पहुंच करके वहां क्या क्या चल रहा है इसकी पूरी ब्रीफिंग अपने आका को देते थे। ये आरोप सार्वजनिक रूप से नीतेश राणे ने लगाए हैं कि चीमाजी आधव के एसआईटी में रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं होगा। अब खाली चीमाजी आधव ही नहीं, जो बाकी 2 सीनियर ऑफिसर है, एक आईजी लेवल का ऑफिसर है और एक एसीपी लेवल का ऑफिसर है, ये दोनों भी, जो दोनों लगभग आईपीएस है, इन दोनों ने भी अपनी भूमिका ठीक से अदा नहीं की। और अब इन दोनों को जवाब देना पड़ रहा है। अदालत ने जो जवाब लिखित में मांगा है, होम सेक्रेटरी ने अब पूछताछ की है एसआईटी से कि भैया बताओ, हम ये रिप्लाई में क्या लिखें? ये तो लिख नहीं सकते कि हमको माननीय फडणवीस जी ने अपॉइंट कर दिया और उन्होंने ही हमको कहा था कि गो स्लो, या किसी और नेता ने हमें कहा था गो स्लो, या हमको उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आपका अपॉइंटमेंट तो हो गया लेकिन आप गो स्लो हो जाइए, आप कुछ मत कीजिए। ये रिप्लाई में तो नहीं लिखा जा सकता है। कि लिखा जा सकता है? आपको लगता है? ये तो नहीं लिखा जा सकता है ना। तो फिर लिखा क्या जा सकता है? क्या लिखेंगे ये? क्या कहेंगे ये? झूठ लिखेंगे कि हाँ हमने जांच पड़ताल की है। कहां की है? किस रूप में की है? क्या आपने जांच पड़ताल किया? उसकी रिपोर्ट कहां है? आपने क्या देखा? तो अगर उन्होंने ये लिख दिया कि हमने जांच पड़ताल की है, तो समझ लीजिए कि इनकी नौकरी जानी तय, क्योंकि इन्होंने जांच पड़ताल की नहीं है। कहा कि हम सीन रिक्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया और दूसरे दिन ये पलट गए। 24 घंटे में इनकी भाषा पलट गई पूरी तरह से। ये यू टर्न ले लिया इन्होंने। ये भी नहीं लिख सकते हैं कि मैंने यू टर्न ले लिया, मैंने मीडिया को कहा कि सीन रिक्रिएशन करने के लिए जाना है लेकिन हमको यू टर्न करना पड़ा। ये भी वो नहीं लिख सकते हैं। किसके कहने पर यू टर्न लिया, ये भी नहीं लिख सकते हैं।
क्या उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे दबाव बना रहा था इसलिए आपने यू टर्न ले लिया? ये भी नहीं लिख सकते हैं। या आपके वर्तमान जो हेड हैं होम मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने कहा यू टर्न ले लो, ये भी नहीं लिख सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा एसआईटी को, और एसआईटी लिखने की हालत में नहीं है क्योंकि एसआईटी ने कोई जांच नहीं की है। इन्होंने अगर ये कहा कि हमने दिशा के पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया आपने दिशा के पिता का स्टेटमेंट? दिशा के पिता का स्टेटमेंट एफिडेविट पर रिकॉर्डेड है कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया गया, इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। एसआईटी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को ही आधार बना करके जांच कर रही है, ये एसआईटी के वकील ने, बजाप्ता पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा। अब इससे भी वो मुकर नहीं सकते हैं कि जब आपके पास फ्रेश एप्लीकेशन आ गया है विथ एविडेंस। जब आपका गठन हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास कुछ फ्रेश एविडेंस है, इसलिए एसआईटी का गठन करना अवश्यंभावी है। वो फ्रेश एविडेंस किधर है? वो कहां है फ्रेश एविडेंस? तो वो फ्रेश एविडेंस कौन सा था जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई? आप क्या जवाब देंगे? और अगर आपको कोई एविडेंस नहीं था तो उसी वक्त आप नल एंड वॉइड थे, फिर आपका कोई मतलब नहीं था, फिर ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए आपका गठन किया गया। आपको कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कानून कहता है 50 साल के बाद अगर किसी हत्या बलात्कार के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो वो केस रीओपन हो सकता है, उसका फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये कानूनी बाध्यता है, ये कानून का अवश्यंभावी पक्ष है, इनएविटेबल पक्ष है। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। और ऐसा करके कानून की पालना होगी, कानून को पालन किया जाएगा। ऐसा न करके कानून की अवहेलना होगी। एसआईटी को खुद से कोई एविडेंस नहीं मिला, मान लिया। एसआईटी को क्यूआईप नेटवर्क ने एविडेंस दे दिया, एसआईटी को दिशा के पिता ने एविडेंस दे दिया, एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने एविडेंस दे दिया, और उस एविडेंस के बिना पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दिया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब कहां जाएंगे आप? इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस केस में माननीय मोदी जी, माननीय शाह जी, माननीय फडणवीस जी